अब सबसे पहले समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं। जनरल डेफिनेशन जो पुराने टाइम में यूज़ में थी उसको उसके अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब था हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स आपको पता है कि वाटर के लिए वर्ड यूज़ होता है, हाइड्रा मीन्स वाटर। तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन यानी कि वाटर और कार्बन के जो कंपाउंड होंगे उनको कार्बोहाइड्रेट्स बोला जाता था। बट ये ओल्ड डेफिनेशन थी, ये डिस्कार्ड कर दी गई विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि काफ़ी कंपाउंड ऐसे थे जो हाइड्रोकार्बन की सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स की तरह लगते थे फार्मूले से, बट वो एज सच कार्बोहाइड्रेट्स नहीं थे। तो कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला क्या रहता है, ये रहता है CxH2O Y। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने इसको कंपेयर करना होगा तो आपको पता है कि ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6, और फ्रक्टोज का भी यही है C6H12O6। तो अगर आप देखेंगे इसमें तो वाटर मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो रहेगी, आपको पता है कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो 2:1 रहती है। दो हाइड्रोजन होंगे, एक ऑक्सीजन रहेगा। तो अगर यहाँ पे भी आप इसमें किसी भी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो देखें तो वो 2:1 रहने वाली है। जैसे कि यहाँ पे 6 ऑक्सीजन लगे तो 12 हाइड्रोजन है इसके साथ, यहाँ 6 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे भी 12 हाइड्रोजन है। सभी केसेस में ऐसा हो रहा है, इवन पॉलीसेकेराइड्स के केस में भी ऐसे हो रहा है, स्टार्च सेलुलोज के केस में 5 ऑक्सीजन है तो 10 इसके साथ हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो क्योंकि फार्मूला कुछ ऐसा था कि 2:1 रेशो जैसी वाटर में रहती है उसी तरह की 2:1 रेशो में यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, तो इनको एक जनरल नाम दिया गया था हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। बट ये डेफिनेशन फ्लॉप हो गई, फेल हो गई विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि कुछ जनरल कंपाउंड थे। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा एसिटिक एसिड CH3COOH, आप लिख के देख सकते हैं अपनी कॉपी में एसिटिक एसिड। तो अगर उसमें आप कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का काउंट देखें तो आप देखेंगे कि उसमें जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है वो फिर से 2:1 रेशो में प्रेजेंट होंगे। तो ऐसे कई एग्जांपल आपकी बुक में डिस्कस किए आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब कुछ जनरल कंपाउंड भी ऐसे थे जो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन की तरह लगते थे बट वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं थे, जिसके चलते क्या हुआ कि ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन वाली डेफिनेशन डिस्कार्ड कर दी गई। तो नई जो डेफिनेशन बन के आई वो थी कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स होते हैं या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं। अब ये काफ़ी मीनिंगफुल डेफिनेशन है। पॉली का मतलब हो गया कि वो पॉलीमेरिक फॉर्म में है, हाइड्रोक्सी मतलब कि उसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे होंगे और उसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप भी होगा, या फिर उसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप्स के साथ साथ कोई कीटोनिक ग्रुप हो सकता है। तो एक चीज़ यहाँ से बिल्कुल क्लियर होगी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं और कोई कार्बोनाइल ग्रुप या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। तो ये थोड़ी ज़्यादा बेटर डेफिनेशन थी। तो इसको हम अप्लाई करके भी देखेंगे आने वाले टाइम में, जितने भी हम एग्जांपल देखेंगे तो आप देखेंगे उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी मिलेंगे आपको और एल्डिहाइड या कीटोन में से कोई एक प्रेजेंट होगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे क्लासीफाई किया जा सकता है। तो जनरल ट्रेंड ये है कि इनको मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड की फॉर्म में हम क्लासीफाई करते हैं। तो सेकेराइड्स का मतलब होता है शुगर, और मोनो, डाई, पॉली वर्ड यूज़ होते हैं कि कितने शुगर मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं। जैसे ग्लूकोज के केस में सिंगल मॉलिक्यूल है तो इसको हम मोनोसेकेराइड कहेंगे। डाइसेकेराइड में जैसे सुक्रोज हो गया, इसमें दो मॉलिक्यूल, एक तरफ ग्लूकोज एक तरफ फ्रक्टोज, जब आपस में ज्वाइन करेंगे कनेक्ट करेंगे तो सुक्रोज बनता है, मतलब इसमें दो शुगर अटैच्ड हैं तो इसको डाइसेकेराइड कहा। पॉलीसेकेराइड में बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल जैसे स्टार्च होता है, तो ये सारे ग्लूकोज को एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज के साथ, फिर दूसरा ग्लूकोज तीसरे ग्लूकोज के साथ, इस तरह से एक चेन सी बनाता है तो स्टार्च बनता है। तो इसमें जो मोनोमर यूनिट रहेगी वो ग्लूकोज रहेगी। तो इस तरह से इनको क्लासीफाई करते हैं। अगली स्लाइड में हम थोड़ा ज़्यादा बेटर समझेंगे इसको। तो अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासीफाई करना है और इनको किस हिसाब से क्लासीफाई किया जा सकता है। कि हम इसमें अगर हमने कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासीफाई करना है तो हम देखेंगे उनका बिहेवियर टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस, यानी कि हमें हाइड्रोलिसिस परफॉर्म करनी है गिवन कार्बोहाइड्रेट के ऊपर। उसके बाद देखना है कि उस हाइड्रोलिसिस का रिजल्ट क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास मोनोसेकेराइड है, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि वो सिंगल शुगर मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया। इसके ज़्यादा फर्दर हम इसको स्प्लिट अप नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ कि दे आर नॉट हाइड्रोलाइजेबल। यहाँ पे लिखा है दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर। इसका मतलब क्या हुआ कि वो सिंपलेस्ट यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, तो वो मोनोसेकेराइड हुए। अब यहाँ पे लिखा है एल्डोज। एल्डोज मतलब मैंने आपको पहले कहा था कि दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। तो अगर हम ग्लूकोज में देखें तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो है ही हैं, बट साथ में जो कार्बोनाइल ग्रुप होगा वो एल्डिहाइड होगा इसमें, दैट इज़ वाई इट्स नेम इज़ एल्डोज। फ्रक्टोज के केस में जो कार्बोनाइल ग्रुप होगा वो कीटोज होगा, कीटोन होगा, तो उसका नाम हमने रखा कीटोज।
तो आप ये मान के चल सकते हैं कि जिन केस में कार्बोनाइल ग्रुप एल्डिहाइड होगा उनको हम एल्डोज नाम देंगे, और जिन केस में कीटोन होगा उसको हम कीटोज नाम देंगे। तो ये किसकी बात है? मोनोसेकेराइड, जो कि सिंपलेस्ट है, इनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट कैटेगरी है ओलिगोसेकेराइड्स की। इसमें लिखा है अपॉन हाइड्रोलिसिस दे यील्ड 2 to 9 मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल्स। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि उसमें जो शुगर मॉलिक्यूल होंगे वो 2 से लेकर 9 तक उनका नंबर वेरी कर सकता है। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो उनको हम नाम देंगे ओलिगोसेकेराइड्स। फॉर एग्जांपल डाइसेकेराइड इसके एक सब एग्जांपल है या सब पार्ट है। डाइसेकेराइड में सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज एग्जांपल है। मैंने आपको सुक्रोज का एग्जांपल पीछे भी डिस्कस किया था कि सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज के कम्बिनेशन से बनता है। तो ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड है, फ्रक्टोज दूसरा मोनोसेकेराइड है, जब आपस में मिलेंगे तो ये डाइसेकेराइड बनाएंगे। इसका स्ट्रक्चर हम आगे पढ़ने वाले हैं। माल्टोज के केस में एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज के साथ कनेक्ट होगा, तो दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल कनेक्ट हो गए, इसका मतलब डाइसेकेराइड बन गया यहाँ पे भी। लैक्टोज के केस में ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में कनेक्ट होंगे तो डाइसेकेराइड बनाएंगे। वैसे ट्राइसेकेराइड का एग्जांपल है रेफिनोज, इसमें 3 शुगर मॉलिक्यूल ऐड रहेंगे। और टेट्रासेकेराइड में स्टेकियोज, इसमें 4 शुगर मॉलिक्यूल कनेक्ट रहेंगे। तो ये जनरल क्लासिफिकेशन थी ओलिगोसेकेराइड्स की। ये नंबर वेरी कर सकता है 9 तक, जैसा हमने पहले कहा है। पॉलीसेकेराइड्स, पॉली वर्ड कब यूज़ होता है? जब हमें नंबर पता नहीं होता, मतलब पॉली का मतलब बहुत सारे। तो काफ़ी सारे शुगर मॉलिक्यूल जब आपस में कनेक्ट रहते हैं तो उनको पॉलीसेकेराइड्स बोलते हैं। एंड अपॉन हाइड्रोलिसिस दे यील्ड अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल्स। ये आपने ध्यान रखना है, क्योंकि हमें इसका नंबर नहीं पता ना, तो जब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल मोनोसेकेराइड्स के निकलेंगे वहाँ पे। फॉर एग्जांपल स्टार्च एंड सेलुलोज। आपको पता है कि स्टार्च और सेलुलोज किसके कम्बिनेशन से बनते हैं? ग्लूकोज के कम्बिनेशन से बनते हैं। बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे तो स्टार्च और सेलुलोज बनेगा। इसका स्ट्रक्चर भी हम आगे स्टडी करेंगे। तो ये एक जनरल क्लासिफिकेशन थी अभी तक। नेक्स्ट टॉपिक है वो है जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जनरल प्रॉपर्टीज़ में मतलब है कि हमने मोनोसेकेराइड्स का देखना है कि उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिर उनको कंपेयर करना है डाइसेकेराइड्स के साथ, फिर पॉलीसेकेराइड्स के साथ। तो मोनोसेकेराइड के बेस्ट एग्जांपल है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इसके रिस्पेक्ट में आप थोड़ा सोच के देखेंगे तो आपको खुद इसकी प्रॉपर्टीज़ क्लियर होंगी। आपको पता है आप ग्लूकोज कंज्यूम करते हैं, अगर आप ग्लूकोज को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो एकदम से घुल जाता है वो, और अगर आप उसको टेस्ट करके देखेंगे तो आपको मीठा लगेगा वो। तो मोनोसेकेराइड्स की प्रॉपर्टी क्या रहती है कि स्वीट टेस्टिंग होते हैं और वाटर सॉल्युबल होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं। क्रिस्टलाइन मतलब जो ऑर्डर अरेंजमेंट में सॉलिड होते हैं उनको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। दे कंटेन वन और मोर कायरल कार्बन एटम्स एंड हेंस दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। अब कायरल कार्बन क्या होता है, मैं चाहता हूँ कि इससे पहले हम फर्दर डिस्कशन शुरू करें। आपने स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ी होगी, आप क्लियर कर लें कि कायरल कार्बन एटम क्या होता है। जनरल डेफिनेशन ये है कि जिसमें चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट लगे होते हैं उसको कायरल कार्बन एटम कहते हैं। तो इसमें कायरल कार्बन काफ़ी ज़्यादा रहते हैं मोनोसेकेराइड में। इसकी वजह से क्या होते हैं, वो ऑप्टिकली एक्टिव रहते हैं। वो आपको पता है कि जहाँ कायरलिटी होती है वहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी भी होती है। दे एग्जिबिट यूजुअल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब हमने वहाँ पे क्लासीफाई किया था उनको कि दे आर एल्डोजिस और कीटोजिस। अगर कार्बोनाइल ग्रुप एल्डिहाइड है तो एल्डोजिस, अगर कीटोन है तो कीटोजिस। अब क्योंकि उसमें एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, इसका मतलब वो एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिएक्शन भी शो करते हैं। ये किसकी प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं? मोनोसेकेराइड्स की। डाइसेकेराइड्स की अगर हम बात करें तो डाइसेकेराइड्स के एग्जांपल है सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। ये जो कंपाउंड रहते हैं ये भी स्वीट होते हैं और वाटर सॉल्युबल होते हैं। सुक्रोज है जो हम घर में चीनी यूज़ करते हैं उसको सुक्रोज बोलते हैं। तो ये आपने देखा होगा कि वो पानी में भी घुल जाती है और खाने में भी मीठी होती है। चीनी जो हम खाते हैं घरों में क्रिस्टलाइन नेचर की होती है। वही प्रॉपर्टी माल्टोज और लैक्टोज की भी है। नेक्स्ट इज पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स का नेचर अमॉर्फस होता है और वो टेस्टलेस होते हैं। अब वो स्वीट नहीं होंगे। जैसे अब देखो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे, ये ग्लूकोज है, जो सुक्रोज बना है वो भी ग्लूकोज और फ्रक्टोज के कम्बिनेशन से बना। ग्लूकोज एज सच स्वीट है और वाटर सॉल्युबल है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के कम्बिनेशन से सुक्रोज बना, वो भी स्वीट है और वाटर सॉल्युबल है। ग्लूकोज के ही आपस के लिंकेज की वजह से स्टार्च और सेलुलोज बनते हैं, बट वो अमॉर्फस हैं और टेस्टलेस है। मतलब अगर आप सुक्रोज और सेलुलोज को आप खाएंगे तो आपको मीठा नहीं लगेगा वो। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो मीठे लगते हैं खाने के बाद उनको शुगर्स कहते हैं। तो शुगर्स कौन कौन हुए? मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड्स शुगर का एग्जांपल, उनको हम शुगर्स कहते हैं। और ऐसे सब्सटेंसेस जिनको टेस्ट करने के बाद हमें स्वीटनेस नहीं फील होती तो उनको नॉन शुगर्स कहते हैं। तो है तो सारे कार्बोहाइड्रेट्स, इसका क्या मतलब हुआ कि सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स शुगर्स नहीं हैं।
उसमें कुछ नॉन शुगर भी होते हैं जो हमें मीठे नहीं लगते हैं। तो ये इसकी जनरल क्लासिफिकेशन थी। ये एक जनरल से शुरुआत की है मैंने इस चैप्टर की। मैं चाहता हूँ कि अगली बारी जब हम थोड़ा इसकी केमिस्ट्री में चलेंगे, हम सबसे पहले ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर से शुरू करेंगे। इसका हमने ओपन चेन स्ट्रक्चर और रिंग स्ट्रक्चर के बारे में और इसकी कुछ सिंथेसिस और जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है। तो ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ थी। मैं चाहता हूँ कि आप पहले इसको डिस्कस कर लें, अंडरस्टैंड कर लें, तभी आपको मज़ा आएगा आगे पढ़ने का। सो अगली बारी जब हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज पढ़ने लगेंगे तो इससे पहले ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपने बुक से पढ़ लेना है। थैंक यू वेरी मच।